उत्तराखंड की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी राजनीतिक लाइन चुन ली है और उस पर पैर जमाने शुरू कर दिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अपनी नई राजनीतिक लाइन पर टिक पाएगी और यह राजनीतिक लाइन उसको जीत दिला पाएगी, और बीजेपी अपनी पुरानी ही राजनीतिक लाइन पर, पुरानी ही नीति पर नई सिरे से चुनावी समीकरणों को साध पाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। आप कुछ बिंदुओं पर गौर कर लीजिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा का कहना है कि उत्तराखंड में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, हम सत्ता में आएंगे तो कराएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में कई समुदाय और वंचित वर्गों के साथ धोखा हो रहा है। प्रीतम सिंह ने भी जाति आधारित जनगणना की बात कही है। यशपाल आर्य ने भी कहा है कि कांग्रेस का मुख्य चुनावी एजेंडा सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय रहेगा, यानी वो भी दलितों की राजनीति की बात कर रहे हैं, इसको केंद्र में रखकर। इसके विपरीत बीजेपी का मानना है कि उत्तराखंड में धर्म आधारित सही आंकड़े सामने आने चाहिए। देवभूमि को लव जिहाद और लैंड जिहाद के जरिए एक सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ बात होनी चाहिए। दोनों दलों की इन बातों पर बहुत से लोगों का कहना है कि कांग्रेस उत्तराखंड को जातियों में बांटकर सत्ता को हासिल करना चाहती है और बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए सत्ता को अपने पास रखने के यत्न कर रही है। यह कुछ लोगों का मानना है, लेकिन दोनों दलों की बातों को कुछ तथ्यों के जरिए भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड में लोक नीति CSDS ने एक सर्वे किया। इस सर्वे में जो तथ्य उभर कर सामने आया, उसके अनुसार उत्तराखंड में ठाकुर और ब्राह्मण वोटर ने बीजेपी को पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में अधिक मतदान किया। इस सर्वे के अनुसार ठाकुर मतदाताओं ने 7% अधिक और ब्राह्मण मतदाताओं ने 2017 के चुनाव के मुकाबले 11% अधिक वोट बीजेपी को दिया। यानी अगड़ी जातियां पूरी तरीके से बीजेपी के साथ खड़ी होती हुई उत्तराखंड में दिखी। इस सर्वे में यह भी आंकड़ा मिलता है कि दलित मतदाताओं ने 2017 के चुनाव की तुलना में 15% अधिक वोट कांग्रेस को दिया। शायद इसी कारण कांग्रेस को दलित वोटर में उम्मीद दिख रही है। वैसे भी बीजेपी हिंदू धर्म की राजनीति करती है और इस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए समाज को जातियों में तोड़कर ही संभव हो सकता है। यह लड़ाई इसी तरीके से जीती जा सकती है। इसलिए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने ऐलान किया है कि उत्तराखंड में सरकार बनने पर बिहार की तर्ज पर जातीय जनगणना कराएंगे। अब दूसरी बात, बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जब नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, उस वक्त राज्य में मुस्लिम आबादी केवल 1.5% थी। 2011 की जनगणना में यह बढ़कर 14% हो गई और वर्तमान समय में यह आबादी प्रदेश में करीब 18% तक पहुंच गई है। यानी स्थिति यही रही तो आने वाले 10 सालों में उत्तराखंड की डेमोग्राफी बिल्कुल बदल चुकी होगी, पूरी तरीके से बदल चुकी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कहते हैं कि देवभूमि की डेमोग्राफी में बदलाव नहीं होने दिया जाएगा। उत्तराखंड में लैंड जिहाद का षड्यंत्र सफल नहीं होने दिया जाएगा, यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कहते हैं। इन बातों का असर बहुत ही साफ साफ तौर पर सरकार के फैसलों पर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसलों पर भी दिखता है। आपको याद होगा, पिछले साल जुलाई में भाजपा के नेता अजेंद्र अजय ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद उन्होंने उत्तराखंड में लैंड जिहाद की साजिश की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कही थी इस मुलाकात में, और उससे पहले लैंड जिहाद शब्द को किसी ने सुना नहीं था और ना ही इसका राजनीतिक तौर पर इस तरह इस्तेमाल हुआ था। इसके बाद कुछ शिकायतों को सरकार ने गंभीरता से लिया और उनकी फौरी तौर पर जांच कराई गई, तो कुछ जगहों पर इसकी पुष्टि हुई। इसके बाद प्रशासन ने सितंबर में पुलिस महानिदेशक के साथ ही सभी जिलाधिकारियों को और SSP को एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए थे। आपको याद होगा, हर जिले में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया था। अन्य राज्यों से आकर बसे लोगों का सत्यापन कराने की मुहिम चलाई गई थी। जिलाधिकारियों को भूमि की खरीद बिक्री पर खास निगरानी रखने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद पूरे प्रदेश में अवैध मजारों के खिलाफ अभियान भी चलाया गया था। जमीनों को कब्जों से मुक्त कराने का अभियान पूरे प्रदेश में बड़े ही जोर शोर से चला। यानी बात बिल्कुल साफ है, उत्तराखंड के दोनों प्रमुख दल अपनी अपनी राजनीतिक लाइन पर खड़े होकर अपनी अपनी बात को, अपनी अपनी लाइन को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सफल कौन रहने वाला है, यह तो समय ही बताएगा। और समय
2024 के बाद पहला परिणाम देगा। 2024 का जो चुनाव हो रहा है वो पहला परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में आएगा कि ये जो दोनों अपनी लाइन पर चल रही है राजनीतिक दल उत्तराखंड में, इसके परिणाम क्या आने वाले हैं। अब एक और आंकड़े पर गौर भी कर लीजिए। उत्तराखंड की 70 में से 21 विधानसभा सीटों का जो फैसला है ओबीसी समुदाय का वोट करता है। इसीलिए कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह, हरीश रावत, यशपाल आर्य और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा को लग रहा है कि एक हसीन सपना दिख रहा है कि दलितों और अति पिछड़ों की राजनीति को लेकर जाति आधारित जनगणना की बात कर उत्तराखंड में कांग्रेस की वापसी की जा सकती है। यह कांग्रेस के नेताओं को ऐसा लगता है, इसीलिए वो इस लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। CSDS का सर्वे है और इस सर्वे के मुताबिक 2009 में बीजेपी को ओबीसी का करीब 22% वोट मिला था। 2009 में, यह उस समय की बात है जब कांग्रेस सत्ता में आई थी। इसके बाद पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ओबीसी वोट 44% मिला, यानी कि लगातार बढ़ता चला गया। यानी 2009 के मुकाबले 2019 में यह वोट 2 गुना हो गया। यह नेशनल लेवल पर बात हो रही है, आम चुनाव की बात हो रही है। उत्तराखंड में अभी कोई विधानसभा के चुनाव तो होने नहीं है, अभी तो लोकसभा के चुनाव होने हैं और 5 सीटों पर चुनाव होने हैं उत्तराखंड की। इसीलिए यह ध्यान में रखना चाहिए कि राजनीति राष्ट्रीय लेवल पर होगी। कांग्रेस को 2009 में ओबीसी का वोट शेयर 24% था, जो कि 19 आते आते 15% रह गया। यानी कि बड़ी गिरावट हुई इस समय काल में कांग्रेस के पास ओबीसी वोट में और बीजेपी के पास ओबीसी वोट में बड़ी बढ़ोतरी हुई। यह साफ सी बात है, ओबीसी वोटर लगातार कांग्रेस को छोड़ रहा है। अगर नेशनल इलेक्शन की बात करें तो इसीलिए सवाल यह है कि जातिगत जनगणना की मुहिम ओबीसी को कांग्रेस से कितना जोड़ पाएगी, दलितों का कितना वोट ला पाएगी, यह समझने वाली बात है। और इसीलिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि महेंद्र भट्ट, कांग्रेस जातीय जनगणना का समर्थन कर बहुसंख्यक समाज को बांटकर सत्ता को हासिल करना चाहती है। अब देखना होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की जनता 5 सीटों में से किसको कितनी सीटें किसके खाते में देती है।